तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है, तो उसका मेन इफेक्ट क्या होता है? तो इसमें टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है उसकी वजह से प्रेशर में भी चेंज होगा, क्योंकि हमने जो साइंस में पढ़ा है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जैसे ही टेम्परेचर, ओवरऑल सरफेस टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर चेंज होगा, उस हिसाब से प्रेशर भी एयर का चेंज होगा, और उसी हिसाब से जो प्रेशर ड्रॉप जिसको हम कहते हैं, जिसके बेसिस पे ही साइक्लोन्स या रेनी सीजन्स डिसाइड होते हैं, तो वो प्रेशर भी चेंज होते जाएगा। तो ये वेदर के जो पैरामीटर्स है जो मेनली प्रेशर पे डिपेंड होते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया जनरेट होते हैं, और उसके बाद में फिर ये हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया जो प्रेसिपिटेशंस होते हैं या फिर जो क्लाउड का मूवमेंट होता है, और उसके बेसिस पे साइक्लोन्स का भी मूवमेंट होता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पे चेंज होती जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग या टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो क्लाइमेट पे होगा। और यहाँ पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी, तो उसकी वजह से आपकी जो रूटीन एक्टिविटीज है या फिर आपकी जो फार्मिंग एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, डेली रूटीन एक्टिविटीज है, वहां पर भी चेंजेस होगी। तो यहाँ पर रूटीन के भी आपके इफेक्ट होगा। तो जहां पे अगर टेम्परेचर चेंज की वजह से रेनी सीजन का रेंज बढ़ा है, या फिर वहां पे हाई रेनफॉल वहां पे बढ़ चुका है, फ्लड की यहाँ पे चांसेस है, और कुछ जगह जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा है और वहां पे रेनी सीजन का रेंज कम हो चुका है, या फिर जो रेन का लेवल था मिलीमीटर्स में वो कम हो चुका है, तो उसकी वजह से भी वहां पे जो सूखे की कंडीशन है, यानी कि वहां पे फार्मिंग या फिर वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती है। तो जैसे कि आपको दिखता है कि कुछ रीजन्स में जैसे ऑलरेडी टेम्परेचर हायर साइड में, उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो NOAA यानी कि नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि लास्ट सेंचुरी में यानी कि 100 इयर्स में आपका ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से यानी कि 0.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। तो ये अगर ओवरऑल सरफेस टेम्परेचर सेंचुरीज में हम देखेंगे तो इसमें 2 सेंचुरी से बढ़त होते जा रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्लाइमेट भी चेंज होते जाएगा, और उसकी वजह से आपके ओवरऑल एक्टिविटीज में भी इफेक्ट होते जाएगा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग के, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट अभी हमने जो देखा है वो है राइजिंग सी लेवल। तो जैसे ही यहाँ पे हमने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ रीजन्स में जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा या फिर रेनफॉल का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से जो सी लेवल है वो सी लेवल भी बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे हाई टाइड जैसे सिचुएशन आ चुकी होती है, और कुछ रीजन्स में यहाँ पे जो फ्लड की सिचुएशन या फिर प्रेडिक्शन नहीं थे वहां पर भी फ्लड की सिचुएशन आ चुकी है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी जगह ऐसी बाढ़ की सिचुएशन है जिनकी वजह से बहुत सारी डेथ हो चुकी है, और जो मटेरियल डैमेज है वो भी हो चुका है। तो यहाँ पे ये अभी आपको प्रेडिक्शन लगाना है कि एग्जैक्टली फ्लड लेवल या फिर राइजिंग सी लेवल कितना हो चुका है और वो किस एरिया पे अभी इफेक्ट कर सकता है। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट इफेक्ट था राइजिंग सी लेवल। दूसरा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, तो कुछ एरियाज जिसको हम डेजर्ट कहते हैं, तो डेजर्ट में ऑलरेडी कंडीशन खराब होती है, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ये कंडीशन और सीवियरिटी की तरफ जा सकती है। फिर जो हैबिटेट्स होते हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होंगे या फिर जो स्पेसीज होंगे या फिर कुछ एनिमल्स होंगे, तो इनका भी यहाँ पे जो इफेक्ट ऐसा हो चुका है कि जिनकी वजह से इनका सर्वाइवल प्रॉब्लम में आ चुका है। तो अगर ये सर्वाइव नहीं होते हैं तो कुछ हैबिटेट्स को डैमेज हो सकता है, और कुछ स्पेसीज यहाँ पे जिसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं, तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट यहाँ पे पता चला है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसीज जो है तो जो अभी आपको दिखाई भी नहीं देती है और जिनके बारे में अभी पता भी नहीं है। तो ये है थर्ड इफेक्ट। और फोर्थ जो इफेक्ट है जो मेनली वाटर सप्लाई है,
उसमें चेंजेस आ चुके हैं। जैसे अभी आपको मालूम है कहीं जगह आपको पानी बढ़ चुका है, लेकिन अगर सी लेवल का पानी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपका जो पोर्टेबल वाटर या ड्रिंकिंग वाटर है उसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्टी वाटर होता है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आप पीने के लिए नहीं यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप टेम्परेचर हायर साइड में देखते हैं तो ये टेम्परेचर हायर साइड की वजह से यहाँ पे जो अंडर वाटर पोर्शंस में या अंडर वाटर वाटर जो था उसका लेवल यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप बोर्स देखेंगे तो जिसकी वजह से जैसे ही हमने यहाँ पे देखा है कि कुछ रीजन्स में यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से वाटर लेवल कम हो चुके हैं। और स्पेशली जो हम अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, जहां पे अभी अगर वाटर सप्लाई कम है तो वहां पे बहुत सारे लोग फिर बोर कर लेते हैं, और ये बोरिंग की वजह से यहाँ पे जो अंडर वाटर का जो स्टोरेज वाटर है जो पोर्टेबल है, तो वो वाटर का जो स्टोरेज है वो कैपेसिटी भी यहाँ पे कम होते जा रहा है। तो ये भी अभी डिप्लीटिंग सोर्स है, क्योंकि एक ही रीजन में बहुत सारे अगर बोर आपने ड्रिल कर लिए तो उसमें से जो स्टोर वाटर होता है वो भी यहाँ पे कम होते जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये मेनली जो पोर्टेबल वाटर है यानी कि ड्रिंकिंग वाटर है उसका परसेंटेज कम होते जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो ओवरऑल परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो ये लेस देन 2% पोर्टेबल वाटर है यानी कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है ग्लोब पे, और इसका ये परसेंटेज अभी कम होते जाएगा। तो ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और अलग अलग जो एडवर्स इफेक्ट है उसकी वजह से यहाँ पे इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ पे वाटर सप्लाई पे भी चेंज हो जाएंगे। तो ये अलग अलग मेजर इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग की। तो अगर डिस्कशन में देखेंगे तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ साइंटिस्ट ने भी यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स देखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पोर्टेज ग्लेशियर है अलास्का का, जो 1914 का फोटोग्राफ है। NOAA ने ये फोटो कलेक्ट किए थे, और ये आपको वर्ल्ड व्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग.org वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे। और ये 1914 का जो ग्लेशियर था जो अलास्का में फोटो निकाला था सैटेलाइट थ्रू, तो आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो ये ग्लेशियर टोटली मेल्ट हो चुका है और ये वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये अगर ग्लेशियर्स ही मेन आपका पोर्टेबल वाटर का स्टोरेज था, अगर यही मेल्ट होते जाएंगे तो आपका ड्रिंकिंग वाटर का जो मेन स्टोरेज है उसका परसेंटेज कम होते जाएगा। तो ये 1914 से 2004 में ये मेजर चेंज हो चुका है। उसके अलावा अगर आप कोलोराडो रिवर देखेंगे जो एरिजोना रीजन में हम देखेंगे तो जून 2002 में आपको ये विड्थ दिखाई देती है कि इसका जो जिसको हम नॉर्मली नदी पात्र कहते हैं, तो नदी पात्र कितना था। और फिर 2003 में एक ही साल के अंदर अगर ये रिवर का कैपेसिटी देखेंगे, ये वाटर कैपेसिटी देखेंगे तो ये बहुत कम हो चुका है। तो ये ऐसे जो अलग अलग चेंजेस हैं, ये चेंजेस ग्लोबल वार्मिंग के जो मेजर कॉजेस है और उसके अलग अलग इफेक्ट साइंटिस्ट ने अभी पढ़ना चालू किए हैं। और प्रेडिक्शन फिर हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ सालों में क्या हो सकता है या फिर सेंचुरी में भी क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये वर्डिंग के अंडर जो हम ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स बढ़ा रहे हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हम बढ़ा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। और फॉसिल फ्यूल्स यानी कि हाइड्रोकार्बन से, चाहे वो कोल फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो ऑयल फॉर्म में या फिर पेट्रोल डीजल फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर कोई गैसेस फॉर्म में हो सकता है जैसे कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। तो अलग अलग नेचर है, लेकिन ये सभी फॉसिल फ्यूल्स है। और ये फॉसिल फ्यूल्स का जब कंबशन होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से टेम्परेचर होल्डिंग या फिर टेम्परेचर इंक्रीजिंग कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। अभी ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और ट्रांसपोर्टेशन के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट आती है वो है पावर, क्योंकि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है,
ये सभी चीजों के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ओवरऑल अगर आप ग्लोब पे भी देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर जनरेशन प्लांट है या पावर प्लांट है वो कोल बेस्ड या फिर कुछ ऑयल या गैसेस बेस है, लेकिन ये सभी फोसाइल फ्यूल के बेसिस पे ही है। तो ये सबसे मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे कंबशन एक्टिविटी ज्यादा होती है और जिनकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का परसेंटेज बढ़ जाता है और उसका हीट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो आप अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राफ देखेंगे तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना बड़ा है सेंचुरी में। तो ये 1870 में अगर आप देखेंगे तो 1870 में ये नियर अबाउट 285 टू 290 ppm तक की था, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन 2000 में ये 370 पार्ट्स पर मिलियन तक जा चुका है। और ये ओवरऑल ग्राफ का अगर आप नीचे देखेंगे तो ये पॉजिटिव ग्राफ है, यानी कि इंक्रीजिंग ppm परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हर साल में या कुछ 10-10 साल में अगर आप देखेंगे ओवरऑल ग्राफ में तो 1930 के बाद जितनी ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे डेवलपमेंट की हो चुकी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, पावर जनरेशन है और पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंबशन एक्टिविटीज बढ़ गई है और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ppm यहाँ पे बढ़ चुका है 370 तक। उसी रिलेटेड अगर आप आइस ओरिएंटेड देखेंगे, जैसे कि हम अलग अलग पैरामीटर्स की बात कहते हैं, तो उसमें सबसे मेन पैरामीटर हमने देखा था कि ग्रीन हाउस गैसेस में 50% पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1958 से ये अंटार्कटिका पे कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट्स होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में कितना है, और फिर ये 1958 से आज की डेट में भी क्या है, ये अलग अलग टेक्निक से भी यहाँ पे CO2 मेजर किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको जो कोर डेटा है वो भी मिल जाता है और जिनको साइंटिस्ट को ये हेल्प मिल जाती है। ये अलग अलग जो मेजरमेंट्स टेक्निक्स है अगर आज के डेट में हम देखेंगे तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे रिसर्च सेंटर है जहां पर मेन जो फोकस है वो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर का होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज आपको मेजर करना है और उसके अलग अलग यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्या हो रहे हैं उसके बारे में भी स्टडी करके आपको सभी लोगों को यानी कि पब्लिक को यहाँ पे अवेयर करना है कि ये CO2 की वजह से एडवर्स इफेक्ट क्या होते जा रहे हैं और अगले सेंचुरी में भी ये क्या हो सकते हैं, और फिर वहां पे कंक्लूजन निकलता है कि आपको ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो आपको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए आप अलग अलग टेक्निक्स क्या अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 1000 ईयर्स में CO2 का जो इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन इफेक्ट है यानी कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग, वो अगर देखेंगे तो ये स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अगर आप देखेंगे तो ये 1000 से 2000 तक अगर आप देखेंगे तो ये एकदम से 1800 के बाद यानी कि स्पेशली 1900 के आसपास से ये डायरेक्टली टेम्परेचर राइज हो चुका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर उसी हिसाब से आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी ग्राफ ये सिमिलर नेचर का है और जिससे आपको पता चलता है कि यहाँ पे टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन, यानी कि जैसे अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग कंसेप्ट में देखा है कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ेगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका हीट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ये सेंचुरी में ये स्पेशली अगर आप देखेंगे तो 1800 के बाद में ये मेजर चेंजेस आ चुके हैं और ये डायरेक्टली राइजिंग ग्राफ आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और बढ़ने वाला है और उसी हिसाब से ये ओवरऑल ग्लोब का टेम्परेचर भी यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा।